Good morning, students. Today in business studies, we will go with the studies in the trading and settlement procedure. कल हमने ट्रेड सेटलमेंट प्रोसीजर के बारे में पढ़ा था. नाउ टुडे विल गो इन द ट्रेडिंग ऑफ द सेटलमेंट प्रोसीजर. कौन कौन से स्टेप्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं. इट हैज़ बीन मेड कंपल्सरी टू सेटल ऑल ट्रेडर्स विद इन 2 days ऑफ द ट्रेड. ठीक है, मतलब कि ट्रेडर्स को उनका बाइंग या सप्लाइंग का जो भी ऑर्डर्स है वो पूरा सेटलमेंट ट्रांजैक्शंस वो सब कुछ अब 2 दिन के टाइम लिमिट में करना है. मतलब जिस दिन ट्रेड हुआ उसके नेक्स्ट 2 काउंटिंग डेज इतने डेज में हो जाने चाहिए सिंस 2003. Prior to the reform, securities were bought and sold, that is traded, and all positions in the stock exchange were settled on a weekly fortnightly settlement cycle, whether it was delivery of securities or payment of cash. पहले ये जो 2 दिन का काम था ये पूरा एक वीकली इसको किया जाता था. This system prevailed for a long time as it increased the volume of trading on the exchange and provided liquidity on the system. However, since traders were to be settled on specified dates, this gave rise to speculation and price of shares used to rise and fall suddenly due to trading and default by brokers. अब इसमें क्या होता था, जब वीकली होता था तो लिक्विडिटी एक नॉर्मल रेट पे रहती थी, लेकिन अब जब 2 दिन के अंदर काम होना है तो उसमें क्या हुआ, पेमेंट नहीं कर पाई, ठीक है, वो शेयर्स अब किसी और के पास चले जाएंगे. या इसकी वजह से क्या होता है कि 2-2 दिन में, इसी वजह से जब 2-2 दिन में ट्रेडिंग होने लगी तो इतने ज़्यादा फ्लक्चुएशंस आने लगे प्राइस में. कई बार 2 दिन में प्राइस बढ़ी, किसी ने सेल कर दिया, किसी ने तुरंत बाय कर लिया, तो इस वजह से दूसरों के शेयर्स देख देख के लोग इसको परचेज करने लगे, इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो गया. सो एक रीज़न ये भी था कि जो 2 days का बाउंड कर दिया गया वर्किंग ट्रांजैक्शंस को, ट्रेडिंग को, इसकी वजह से भी बहुत फ्लक्चुएशंस प्राइस में होने लगे. A new system, rolling settlement, was introduced in 2000 so that whenever a trade took place it would be settled after some days. Since 2003, all shares have to be covered under the rolling settlement system on a T2 basis, meaning thereby the transactions is securities are settled within 2 days after the trade date. Since rolling settlement implies fast movement of shares, it requires effective implementation of electronic fund transfer and dematerialization of shares. 2003 के बाद लेकिन ये कंफर्म कर दिया गया कि अब कुछ नहीं, जिस दिन ट्रेड होना है वो और प्लस 2 days मोर, ये मैक्सिमम टाइम दिया जा रहा है. इलेक्ट्रॉनिक हमें जो मोड है फंड ट्रांसफर का उसे यूज़ करना है और 2 दिन में सेटलमेंट ट्रेड का हो जाना चाहिए. नाउ the following steps are involved in the screen based trading for buying and selling of these securities. तो अब ये देखते हैं कि इसमें steps कौन कौन से involved है. If an investor wishes to buy or sell any security, he has to first approach a registered broker or sub-broker and enter into an agreement with him. The investor has to sign a broker-client agreement and a client registration form before placing an order to buy or sell securities. ठीक है, सबसे पहले किसी को अगर बाय या सेल करना है, ट्रेड करना है स्टॉक एक्सचेंज में, तो सबसे पहले उसे एक जाना पड़ेगा ब्रोकर के पास, रजिस्टर्ड ब्रोकर के पास, और उसके बाद वहाँ पे उसको क्लाइंट और ब्रोकर का एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा. और उसके बाद उसमें जो डिटेल्स उसको काफ़ी फिल करने होंगे. डिटेल्स में कौन कौन से डिटेल्स उससे वहाँ पे मांगी जाती हैं, पैन नंबर, डेट ऑफ बर्थ एंड एड्रेस, educational qualification and occupation, residential status, bank account details, depository account details, name of any other broker with whom registered, client code number in the client registration form. जैसे हम लोग स्कूल में आते हैं, न्यू एडमिशन होता है, आपको एक फॉर्म भरना होता है, वैसे ही जब आप स्टॉक एक्सचेंज में एंटर करेंगे तो ब्रोकर, एक रजिस्टर्ड ब्रोकर के पास पहले आपको एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा और ये डिटेल्स आपको वहाँ पे प्रोवाइड करनी पड़ेंगी. और उसके बाद इन डिटेल्स को लेकर जो ब्रोकर है वो एक ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर देगा जो इन्वेस्टर है उसका. नेक्स्ट, द इन्वेस्टर हैज़ टू ओपन अ डीमैट अकाउंट और बेनिफिशियल ओनर account with a depository participant for holding and transferring securities in the demat form. He will also have to open a bank account for cash transactions in the securities market. सबसे पहले उसको एक बेनिफिशियल ओनर अकाउंट, डीमैट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा जिससे ट्रांजैक्शंस होंगे, और उसके बाद उसे एक बैंक अकाउंट भी होल्ड करना पड़ेगा जिसमें सिक्योरिटीज़ के जो ट्रांजैक्शंस होंगे उनके अमाउंट जो हैं वो डिपॉजिट या वहाँ से कट किए जाएंगे. Next, the investor then places an order with the broker to buy or sell shares. Clear instructions have to be given
about the number of shares and the price at which the shares should be bought or sold. The broker will then go ahead and the deal at the above mentioned price or the best price available. In order confirmation slip is issued the investor by the broker. अब क्या होता है, इन्वेस्टर है, उसे मान लीजिए शेयर को बेचना है, तो किस प्राइस पे वो बेचना चाहता है, कितने अमाउंट में बेचना चाहता है, ये सब उसे क्लियरली मेंशन करना पड़ेगा ब्रोकर के पास. और ब्रोकर को जब उससे मिलता जुलता कोई अवेलेबल शेयर्स मिलेगा देन ही विल ट्रांजैक्ट इट टू द इन्वेस्टर और फिर उसके बाद वहां पे वो डीलिंग कराई जाती है. द ब्रोकर देन विल गो ऑनलाइन एंड कनेक्ट टू द मेन स्टॉक एक्सचेंज एंड मैच द शेयर एंड बेस्ट प्राइस अवेलेबल. उसके बाद क्या होगा, ब्रोकर जो है वो ऑनलाइन जाएंगे, कनेक्ट होंगे स्टॉक एक्सचेंज से और वहां देखेंगे कि कौन से शेयर हैं जो डिमांड से मीट कर रहे हैं और प्राइस से मीट कर रहे हैं. फिर when the shares can be bought and sold at the price mentioned, it will be communicated to the broker terminal and the order will be executed electronically. The broker will issue a trade confirmation to the investor. अब क्या होगा, स्टॉक एक्सचेंज में उसने ये फिल कर दिया, रजिस्टर्ड था ही ब्रोकर, उसने जब स्टॉक एक्सचेंज में डिमांड बता दी कि मेरे एक इन्वेस्टर है उसका ये डिमांड है, तो जब वहां पर एक शेयर वहां पे प्राइस मेंशन पे मिल जाता है जो वहां पे इज रेडी टू बी सोल्ड, तो फिर ब्रोकर को इलेक्ट्रॉनिकली ये इंफॉर्मेशन दी जाती है कि एक शेयर है ऐसा जो कि आप जो ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग है. और ये जब क्लियर हो जाता है तो ब्रोकर एक ट्रेड कंफर्मेशन जो है वो रिसीव करता है जो वो इन्वेस्टर को पास ऑन कर देता है. आफ्टर द ट्रेड हैज बीन एग्जीक्यूटेड विद इन 24 आवर्स द ब्रोकर इश्यूज अ कॉन्ट्रैक्ट नोट. 24 आवर इशू हो जाएगा जो शेयर है, उसके बाद जो ब्रोकर है वो एक कॉन्ट्रैक्ट नोट इशू करेगा. दिस नोट कंटेन्स डिटेल्स ऑफ द नंबर ऑफ शेयर्स बॉट और सोल्ड, द प्राइस एंड द डेट एंड टाइम ऑफ डील एंड द ब्रोकर चार्जेस. अब इसमें सब चीजें मेंशन्ड होंगी, कितने शेयर्स सेल या परचेज किए गए, किस प्राइस पे किए गए, कितनी क्वांटिटी में किए गए, टाइम क्या था, डे क्या था और उसमें ब्रोकर के चार्जेस क्या हैं. This is an important document as it is legally enforceable and helps to settle disputes or claims between the investor and the broker. ये एक रिटन में होना ज़रूरी है और ये लीगल है क्योंकि इसी के बेसिस पे क्लेम्स क्लियर किए जाते हैं. A unique order code number is assigned to each transaction by the stock exchange and is printed on the contract noted. इसके बाद क्या होता है, जब भी कोई ट्रांजैक्शन होता है तो एक अलग से यूनिक ऑर्डर कोड उस पर मेंशन्ड होता है जिससे कि पता चल जाता है कि कौन सा ऑर्डर का कितना अमाउंट है, वो क्लियर होने के लिए. Now the investor has to deliver the shares sold or pay cash for the shares bought. अब क्या करना है, इन्वेस्टर जो है इसको पेमेंट करनी है कैश में या फिर जैसे वो करना चाहे. दिस कुड बी डन इमिडिएटली आफ्टर रिसीविंग द कॉन्ट्रैक्ट note or before the day when the broker shall make payment or delivery of shares to the exchange. This is called pay in day. इसके बाद क्या होता है, जो कॉन्ट्रैक्ट नोट मिलने के बाद जो इन्वेस्टर्स है उसको पेमेंट करनी पड़ती है ब्रोकर को. कैश इज पेड और सिक्योरिटीज आर डिलीवर्ड ऑन pay in day, which is before the T+2 day, as the deal has to be settled and finalized on the T2 day. The settlement cycle is on T2 day on a rolling settlement basis. ये जो पेमेंट है या जो सिक्योरिटीज का इशू है, ये सब जिस दिन ट्रेड हुआ है उसके 2 दिन के अंदर हो जाना चाहिए, क्योंकि दूसरे दिन तक सारा सेटलमेंट हो जाना चाहिए इस प्रोसेस का. On the T2 day, the exchange will deliver the share or make payment to the other broker. इसके बाद क्या होगा कि T2 डे पे जो एक्सचेंज हुआ है वो डिलीवर हो जाएगा, पेमेंट हो जाएगा अदर ब्रोकर को. दिस इज कॉल्ड पे आउट डे. The broker then has to make payment to the investor within 24 hours of the payout day since he has already received payment from the exchange. इसके बाद अगर किसी इन्वेस्टर ने सेल की है सिक्योरिटीज तो उसको पेमेंट जो है इन्वेस्टर ब्रोकर ने रिसीव किया वो उसको पे करेगा, और जब ये पेमेंट इन्वेस्टर को की जाती है देन दैट इज कॉल्ड द पे आउट डे.
The broker can make delivery of shares in DMAT form directly to the investor's DMAT account. The investor has to give details of his DMAT account and instruct his depository participant to take delivery of securities directly in his beneficial owner account. अब क्या होता है, जो डिलीवरी हुई है ब्रोकर को, अब जो शेयर्स हैं उसका पूरा पेमेंट जो है उसके वो बेनिफिशियल ओनर अकाउंट में वहां पर कर दिया जाता है. जितने भी शेयर्स उसने इशू किए, परचेज किए, वो पूरे डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर ब्रोकर कर देता है. और दिस होल प्रोसेस इज डन विद इन 2 days ऑफ द ट्रेड. So tomorrow we will start with dematerialization and depositories.